11 अप्रैल 1970 को अमेरिका अपने स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन के रॉकेट को लॉन्च कर देता है। यानी कि ठीक अपोलो 11 के लॉन्च होने के एक साल बाद जब इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर जाने वाले हैं। इससे पहले नासा ने 2 मून मिशन करे थे और ये नासा का तीसरा मून मिशन था। पिछले 2 मिशन के सक्सेस को देखकर नासा के साथ साथ ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे चांद पर जाने के लिए। लेकिन ये सभी इस बात से पूरी तरीके से अनजान थे कि ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स कभी भी चांद पर कदम नहीं रख पाएंगे। अपोलो 13 लॉन्च होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे इस मिशन को लेकर। लेकिन जब इनका रॉकेट धरती से करीब 3 लाख से भी ज्यादा किलोमीटर दूर था, तब अचानक से इन्हें एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही समय बाद रॉकेट के अंदर मौजूद ऑर्डरिंग लाइट्स बड़ी तेजी के साथ बजना शुरू कर देते हैं। तभी इनको पता चलता है कि रॉकेट के अंदर काफी बड़ा धमाका हुआ है। Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. We've got a lot of thruster activity. जिसमें स्पेसक्राफ्ट में मौजूद ऑक्सीजन टैंक फट चुके हैं और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में से ऑक्सीजन काफी तेजी के साथ लीक हो रही है। और इस बड़े हादसे की वजह से इनका स्पेसक्राफ्ट काफी तेजी के साथ धरती से दूर जा रहा है, जिसकी वजह से इनका स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता ही भटक जाता है और इन सभी एस्ट्रोनॉट्स का चांद पर कदम रखने का सपना पूरी तरीके से टूट जाता है। और इस हादसे की वजह से इन 3 एस्ट्रोनॉट्स का धरती पर वापस आना अब लगभग नामुमकिन हो चुका था। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद नासा की पूरी टीम ने और इन 3 एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ ऐसा करके दिखाया जिसे देखकर धरती पर बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तो क्या है पूरी कहानी अपोलो 13 मिशन की? आइए जानते हैं अपोलो 13 मिशन की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आज की इस वाली वीडियो में। Carbon dioxide levels in the lunar module are rising. The main heat shield was not designed to operate in free space for extended periods of time. The crew were beginning to suffer. It was a dire state. It was a really emergency threat. बात है साल 1916 की, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक कंपटीशन चल रहा था कि सबसे पहले चांद पर कदम कौन रखेगा। जिसमें साल 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी अमेरिका से एक वादा करते हैं कि ये दशक खत्म होने तक अमेरिका चांद पर कदम रखेगा। I am delighted that this university is playing a part in putting a man on the moon as part of a great national effort of the United States of America. और इसी वादे के तहत साल 1969 में अमेरिका अपोलो 11 मिशन को लॉन्च कर देता है, जिसमें पहली बार किसी इंसान को चांद पर भेजा जा रहा था। और इसी मिशन में नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। और इसके ठीक 5 महीने बाद अमेरिका अपोलो 12 मिशन को भी चांद पर लैंड करवा देता है। और अमेरिका सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड नहीं करवाती थी, बल्कि उन्हें फिर से धरती पर सेफली वापस भी लाया जाता था। नासा के ये दोनों मिशन बड़े सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन अपोलो 12 मिशन के सक्सेस के बाद इसका काफी बड़ा साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अपोलो 12 मिशन के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट और आम जनता का चांद और स्पेस को लेकर जो इंटरेस्ट था वो काफी तेजी के साथ कम होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट नासा का बजट ही कम कर देती है, जिसकी वजह से नासा को अपने अगले मिशंस कैंसिल करने पड़ते हैं। लेकिन नासा को ये सभी गलत साबित करके दिखाना था कि स्पेस में पैसा खर्च करना अभी भी वर्थ इट है। इसलिए नासा अपोलो 13 मिशन का प्लान कर लेता है। अपोलो 13 मिशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि इंसानों की चांद के इन्वायरमेंट में काम करने की कैपेबिलिटी को डेवलप करना। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 मिशन को लॉन्च कर दिया जाता है। अपोलो 13 मिशन स्पेसक्राफ्ट की डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाई गई थी। इसमें मेनली 4 कंपोनेंट्स थे, जिसमें सबसे पहला था कमांड मॉड्यूल, दूसरा था सर्विस मॉड्यूल, तीसरा था लूनर मॉड्यूल और सबसे ऊपरी भाग यानी कि लॉन्च एस्केप सिस्टम। इस स्पेसक्राफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था कमांड मॉड्यूल, जिसमें ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए थे। ये स्पेसक्राफ्ट का काफी छोटा हिस्सा होता है, जिसकी लेंथ सिर्फ 11 फीट होती है और 30 फीट की इसकी डायमीटर होती है, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल पैनल, नेविगेशन गियर, रेडियो और लाइफ सपोर्ट सिस्टम इस तरह की चीजें रखी होती है। दूसरा हिस्सा है स्पेसक्राफ्ट का सर्विस मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन रखी होती है और कई सारी चीजें रखी होती है। और कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को एक साथ जोड़ने के बाद इसको कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSM मॉडल भी कहा जाता है। और ये दोनों पूरे मिशन के समय एक साथ ही अटैच रहते हैं जब तक एस्ट्रोनॉट को सेफली धरती पर वापस लैंड नहीं किया जाता। तीसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल, जिसका सबसे बड़ा काम होता है कि चांद पर सेफली लैंड करना और चांद पर काम खत्म होने के बाद फिर से वापस जाकर कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल को अटैच हो जाना। और चौथा हिस्सा लॉन्च एस्केप सिस्टम। इसका काम बस इतना ही होता है कि जब लॉन्च के समय में कुछ गड़बड़ हो जाती तो स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को सेफ जगह पर लेकर जाना। आप इस वाली वीडियो में देख ही सकते हो कि लॉन्च एस्केप सिस्टम आखिर काम कैसे करता है।
Spyro 3 and 4 discharge. अपोलो 13 मिशन के समय पर स्पेसक्राफ्ट में बैठे हुए थे 3 एस्ट्रोनॉट्स, जिनमें से सबसे पहले थे जेम लोवेल जो कमांडर थे, दूसरे थे फ्रेड हेज जो स्पेसक्राफ्ट के पायलट थे, और तीसरे थे कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्विगर्ट। इन तीनों में से जैक स्विगर्ट को चांद पर लैंड नहीं करना था क्योंकि वो कमांड मॉड्यूल के पायलट थे। इसकी वजह से जेम लोवेल और फ्रेड हेज जब तक अपना काम कर रहे चांद पर, तब तक जैक को कमांड मॉड्यूल को चांद के ऑर्बिट में घुमाना था। जब अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है धरती से, तब इस लॉन्च इवेंट को देखने के लिए करीब 2 लाख लोग आए हुए थे। ये नंबर काफी ज्यादा कम था अपोलो 11 और अपोलो 12 मिशन के कंपैरिजन में, क्योंकि अपोलो 11 के लॉन्च के इवेंट को देखने के लिए लगभग 7 मिलियन से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों का कितना ज्यादा इंटरेस्ट कम हुआ था उस वक्त स्पेस और चांद को लेकर। अपोलो 13 को 3 दिनों का लंबा समय लगने वाला था चांद पर जाने के लिए। उड़ान से लेकर 2 दिन तक सब कुछ प्लान के मुकाबले सही चल रहा था। सभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस मिशन को लेकर। पहले 2 दिन तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। तीसरे दिन जब इन तीनों क्रूज को कहा जाता है कि आपको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे स्पेसक्राफ्ट में, और इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को एक लाइव टेलीविजन शो करना था, जिसे देखकर धरती पर जो लोग हैं वो जान पाए कि आखिर स्पेसक्राफ्ट में क्या चल रहा है। लेकिन लोगों का अपोलो 13 मिशन को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट कम हुआ था। इसके चलते इस लाइव पॉडकास्ट को उस समय किसी टेलीविजन चैनल पर दिखाया नहीं जाता। सब कुछ रूटीन के हिसाब से सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं और कोई परेशानी नहीं। तभी धरती पर बैठे फ्लाइट कंट्रोलर्स स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को कहते हैं ऑक्सीजन लेवल को एक बार जाकर चेक करें, और ये सिर्फ नॉर्मल टेस्ट थी डेली रूटीन की सर्विस मॉडल की। और जब जैक स्विगर्ट इस टेस्ट को चेक करने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक से स्पेसक्राफ्ट के अंदर काफी बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में स्पेसक्राफ्ट को बहुत तगड़ा झटका लग जाता है। स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सभी अलार्म्स जोर जोर से बजने लग जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। धमाके के बाद पता चलता है कि ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट हुआ है, जिसके कारण एक ऑक्सीजन टैंक फट चुका है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में से ऑक्सीजन काफी तेजी के साथ कम होते जा रही है। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोलर्स इसे देखकर हैरान रह जाते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये समय सोचने का नहीं था, बल्कि तुरंत एक्शन लेने का था। अगर स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को सेफली धरती पर वापस लाना है तो। और इस हादसे के तुरंत बाद ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि न्यूज चैनल इस मिशन को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद अब वही चैनल इस न्यूज को अपने चैनल पर चैनलने लगते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूज दुनिया के हर एक कोने में पहुंच जाती है। अपोलो 13 में 2 ऑक्सीजन टैंक्स लगाए गए थे, जिनका आकार स्फेरिकल शेप टाइप का था, और इसके अंदर ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जा रहा था। इस टैंक के सेंटर में एक हीटर लगाया हुआ था, जिसकी मदद से ऑक्सीजन को हीट करके लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता था। यहाँ सबसे हैरानी की बात यह थी कि अपोलो 13 में जो टैंक लगाए गए थे, जिनमें से एक ऑक्सीजन टैंक को अपोलो 10 मिशन के लिए चुना गया था, लेकिन कुछ मेजर इश्यूज की वजह से इसे वहां से हटा दिया गया और फिर से रिपेयर करके इसको अपोलो 13 के लिए चुना गया। लेकिन इस टैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद थी वो पूरी तरीके से खाली नहीं होती थी, और इसको खाली करने के लिए इसको हीट करना पड़ता था, तब ये टैंक पूरी तरीके से खाली हो पाता था। लेकिन इसी हीटिंग के समय में जो टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा बढ़ जाता था, और ये एक्सट्रीम हीटिंग किसी ने भी नोटिस नहीं करी, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में लगा थर्मोमीटर मैक्सिमम 30 सेल्सियस डिग्री तक ही टेम्परेचर दिखाता था। और इसी एक्सट्रीम हीटिंग के चलते टैंक में लगी इलेक्ट्रिक वायर जो थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। मिशन के पहले जब इसको ऑफ करा गया, तब उस समय किसी ने भी इस डैमेज को नोटिस नहीं करा, और इसी लापरवाही के चलते जब अपोलो 13 का रूटीन चेक हो रहा था, तब उस समय जो वायर थी उसके अंदर एक स्पार्क होता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि स्पेसक्राफ्ट में ये दोनों ऑक्सीजन टैंक्स बाहर की तरफ से लगाए गए थे, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट बाहर की तरफ से पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। अगर ये दोनों टैंक्स अंदर की तरफ लगाए गए होते तो स्पेसक्राफ्ट में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स वहीं पर ही मारे जाते। लेकिन अब सभी को एक सबसे बड़ा फैसला लेना था कि आखिर इन एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस कैसे लाया जाए। यहाँ पर 2 रास्ते थे एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाने के लिए। सबसे पहला रास्ता था कि स्पेसक्राफ्ट को वहीं से उल्टा घुमाकर वापस लाया जाए, लेकिन ये करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में लगा हुआ सर्विस मॉड्यूल का मेन इंजन को चलाना पड़ता, जो उस समय बहुत ज्यादा रिस्की काम था। और दूसरा रास्ता ये था कि चांद के पास जाया जाए और चांद को सर्कल करके स्पेसक्राफ्ट को वापस धरती पर लाया जाए। लेकिन ये रास्ता काफी ज्यादा लंबा था। इस तरीके से स्पेसक्राफ्ट को धरती पर वापस आने के लिए 4 दिनों का लंबा समय लगने वाला था। तो सवाल ये आता है कि स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के पास 4 दिनों की ऑक्सीजन और पानी बचा है, लेकिन ये जो दूसरा रास्ता था वो काफी ज्यादा सेफ था। इसके चलते नासा के स्पेस डायरेक्टर दूसरा ऑप्शन चुनते लंबा रास्ता अपनाया जाएगा एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर सेफ वापस लाने के लिए।
ये दूसरा रास्ता काफी सेफ था, लेकिन इसके अंदर काफी सारी दिक्कतें भी थी। इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को 4 दिनों तक स्पेसक्राफ्ट में सर्वाइव करना था, तो इन्हें लूनार मॉड्यूल में जाकर बैठना था। लेकिन लूनार मॉड्यूल को कुछ इस तरीके से डिजाइन करा गया था कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही आदमी बैठ पाए, वो भी सिर्फ 20 घंटे के लिए, क्योंकि लूनार मॉड्यूल का मेन काम था कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड करवाना और फिर से स्पेसक्राफ्ट से आकर अटैच हो जाना। लेकिन अब इसके अंदर तीनों एस्ट्रोनॉट्स को 4 दिनों तक सर्वाइव करना था। अपने सप्लाई और एनर्जी को बचाने के लिए सारे एस्ट्रोनॉट्स को कहा जाता है कि सारे इलेक्ट्रिक मशीनें उसको शिट डाउन कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर बचाई जा सकती है। और स्पेसक्राफ्ट में लगाए हुए हीटर्स को भी बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आगे काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली थी। प्लान के मुताबिक सभी एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में जाकर बैठ जाते हैं और पहली बार लूनार मॉड्यूल के इंजन को बंद किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से पूरी तरीके से भटक गया था वो फिर से अपने नए रास्ते पर आ जाता है, जिसकी वजह से ये स्पेसक्राफ्ट चांद के दूसरे साइड पर पहुंच जाते हैं। और इसके साथ ये दुनिया के सबसे पहले इंसान बन जाते हैं धरती से इतना ज्यादा दूर जाने वाले। ये धरती से 4 लाख से भी ज्यादा किलोमीटर दूर थे और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। लेकिन अब इस पॉइंट से स्पेसक्राफ्ट को धरती पर वापस आने के लिए 153 आवर्स का लंबा टाइम लगने वाला था, जो काफी ज्यादा था। और इसी मार्जिन को कम करने के लिए लूनार मॉड्यूल को एक बार फिर से बर्न किया जाता है, जिसके चलते अब 153 आवर्स का जो मार्जिन था वो कम होकर 142 आवर्स का ही रह जाता है। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम भी आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन। जब स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट सांस लेते हैं तो उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हटा नहीं जाएगा तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती। इसलिए स्पेसक्राफ्ट में लिथियम हाइड्रोक्साइड कैनिस्टर को यूज करा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लूनार मॉड्यूल में जो लिथियम हाइड्रोक्साइड थे वो सिर्फ 2 ही लोगों के लिए बनाए गए थे, वो भी सिर्फ 20 घंटे के लिए। लेकिन यहाँ पर 3 लोगों को 4 दिनों तक सर्वाइव करना था, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए धरती पर बैठे एक्सपर्ट्स के पास केवल 20 ही घंटे का समय था। और इस समय के अंदर स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि आखिर क्या और कैसे करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में पड़े सभी अनयूज चीजों का इस्तेमाल करा जाता है, और कुछ घंटों के हार्डवर्क के बाद एक कुछ इस तरीके की चीज को बना देते हैं, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो कम होने लगता है। और ये प्लान भी काफी ज्यादा अच्छा वर्क भी करता है। स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को बताया जाता है कि दिन में आप सिर्फ 200 ml ही पानी पी सकते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट फ्रेड हेज को यूरिनरी इंफेक्शन भी हो जाती है। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स 4 दिनों तक ऐसे ही सर्वाइव करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों 10 से 15 किलो तक अपना वजन भी कम कर देते हैं। जब इनका स्पेसक्राफ्ट धरती के नजदीक आ रहा था, तभी फिर से इनका स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता भटक जाता है, जिसकी वजह से लूनार मॉड्यूल को फिर से एक बार यानी कि तीसरी बार बर्न कर दिया जाता है। और लकीली ये लूनार मॉड्यूल तीसरा बर्न भी सहन कर लेता है, क्योंकि हर एक स्पेसक्राफ्ट में जो लूनार मॉड्यूल लगाया होता है उसको सिर्फ एक ही बर्न के लिए बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये लूनार मॉड्यूल तीसरा बर्न भी सहन कर लेता है, जिसकी वजह से इनका स्पेसक्राफ्ट फिर से अपने रास्ते पर वापस सेफली आ जाता है। और इस समय धरती पर बैठे सभी लोग दिल थाम के बैठे थे कि आगे क्या होगा। इन सब के अलावा अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जब ये स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो क्या ये इस हीट में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, या फट के चकनाचूर हो जाएगा। जब एक कमांड मॉड्यूल धरती के अंदर एंट्री मारता है तो यहाँ पर 3 मिनट का एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होना था, लेकिन इस ब्लैकआउट का टाइम सिर्फ 3 मिनट का ही था, उससे ज्यादा का नहीं। अगर 3 मिनट से ज्यादा ब्लैकआउट होता है तो समझ जाना कि कमांड मॉड्यूल फट चुका है। 3 मिनट पूरे हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आता। 3.5 मिनट भी पूरे हो जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 4 मिनट पूरे होने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। सभी लोगों को लगता है कि उन्होंने इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को खो दिया है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एस्ट्रोनॉट की तरफ से एक रिस्पॉन्स आता है। Hello, Houston. This is Odyssey. It's good to see you again. इसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स ओशन में जाकर लैंड कर जाते हैं, और ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स भी जिंदा बच जाते हैं और सेफली घर वापस जाते हैं। इस मिशन को सबने अनसक्सेसफुल बट सक्सेस मिशन कहा, क्योंकि इनका मिशन चांद पर लैंड करना था वो तो अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन इतनी भयानक परिस्थिति में से एस्ट्रोनॉट्स को नासा ने सेफली धरती पर वापस भी लाया। इस मिशन में जितने भी प्रॉब्लम्स आए थे नासा ने उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया, जिसके बाद जितने भी मून मिशन हुए जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अपोलो 13 के बाद अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 मिशन सक्सेसफुल रहते हैं। 7 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 आखिरी मिशन था नासा का, जब इंसान आखिरी बार चांद पर गया, और ये आखिरी बार है आज तक, जिसके बाद 52 इयर्स बीत चुके हैं। लेकिन आज के दिन तक कोई भी इंसान फिर से चांद पर क्यों नहीं गया, ये सवाल सबके दिमाग में आने वाला कॉमन सवाल है। इसके पीछे कई सारे रीजन भी है, जैसे कि मून मिशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। एक मिशन के लिए 4 लाख से भी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की बड़ी टीम की जरूरत होती है, और एक मिशन का बजट आज के समय में $100 बिलियन से भी ज्यादा का होता है। और इन सभी
चीजों के चलते नासा को अपोलो 20 मिशन को भी कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन इतने बड़े समय के बाद नासा ने फिर से प्लान बनाए इंसानों को चांद पर भेजने के लिए। नासा का आर्टेमिस मिशन 2025 और 2026 तक नासा इंसानों को फिर से चांद पर भेजेगा, जिसमें ये पहली बार चांद पर किसी वुमन को भी भेजेगा। और इस मिशन में हमें पहली बार चांद की कलरफुल पिक्चर भी देखने को मिलेगी। लेकिन हम ये तो दावे के साथ कह सकते हैं कि ये दशक खत्म होने तक हम दोबारा से इंसानों को चांद पर जरूर देखेंगे। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, हमें कमेंट में जाकर जरूर से बता देना। तो आपको ये वाली वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।